गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। केम 11 में मैं प्रकाश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमने प्रीवियस लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग इस चैप्टर को स्टार्ट किया है, जो कि केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखता है। इस चैप्टर में हम केमिकल बॉन्ड, उसके प्रकार, वो कैसे फॉर्म होते हैं, क्यों फॉर्म होते हैं, अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं हुए तो हमें ये पता है कि मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड फॉर्म ही नहीं होंगे। ओके, तो केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड का जो महत्व है इस चैप्टर से हम सीखने वाले हैं। उसे हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने देखा था ऑक्टेट रूल, उसका स्टेटमेंट, देन टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, उसके कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे और उसके ज़रिए हमने उसका डिटेल, मतलब आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है, कब फॉर्म होता है, वैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट फिर से रिवाइज करेंगे और ऑक्टेट रूल कुछ मॉलिक्यूल फॉलो नहीं करते फिर भी नेचर में वो स्टेबल है। जैसे कि हमने देखा था कि हमने एग्जांपल लिया था आयोनिक बॉन्ड के बारे में, NaCl, साल्ट। ओके, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10 हो गए, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ओके, उसको अगर उसने लॉस कर दिया तो उसकी वैलेंस शेल बन जाएगी सेकंड, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के वजह से उसकी वैलेंस सेल 3/3 से सेकंड हो गई और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसने ऑक्टेट रूल फॉलो किया है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, मतलब उसने ऑक्टेट रूल फॉलो किया है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने को प्रायोरिटी देता है। ओके, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से उसके पास एक प्लस चार्ज बन जाता है। वैसे ही क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया गया है सोडियम के तरफ से, वो एक इलेक्ट्रॉन वो कैच करता है, मतलब उसके पास 17 की जगह पे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 7 की जगह पे और एक इलेक्ट्रॉन लेने के वजह से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, मतलब 2, 8 और 8, इस तरह से वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन जाता है। मतलब उसकी वैलेंस शेल में भी अब 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ऐसा है कि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, वैसे ही क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो भी ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। ठीक है, ये आयोनिक बॉन्ड के बारे में हमने देखा था। वैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में भी हम देखा था। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं फ्रेंड्स जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते फिर भी नेचर में स्टेबल है, उसके बारे में हमने आज देखना है। ओके, तो एक्चुअली ऑक्टेट रूल का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है? ऑक्टेट रूल स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड एटम लॉसेस, गेन्स और शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स सो दैट इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल क्या कहता है हमें? जब मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, उसमें जितने भी एटम है वो क्या करते हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, या फिर गेन करते हैं, या फिर शेयरिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो निगेटिव चार्ज बन जाता है, और शेयरिंग करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो एटम, जो कंट्रीब्यूटिंग एटम है, वो एक तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, या फिर गेन करते हैं, या फिर शेयरिंग करते हैं, और उसकी वजह से आयोनिक या कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। ऑक्टेट रूल के हिसाब से ए मस्ट है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल जब फॉर्म होते हैं उसमें शेयरिंग करने के बाद या फिर लॉस या गेन करने के बाद भी 8 इलेक्ट्रॉन की स्थिति उन एटम में नहीं दिखाई देती, फिर भी वो मॉलिक्यूल आज स्टेबल है। तो ए ऑक्टेट रूल
का एक लिमिटेशन हो गया। ठीक है, आज इसी के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट जो जैसे मैंने कहा था वैसे हमने देखा, और उसकी जो लिमिटेशंस है उसके बारे में हम आज देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑक्टेट रूल का जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। फर्स्ट लिमिटेशन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है, इसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। फॉर एग्जाम्पल देने के बाद आपके ध्यान में आएगा। देखिए, BF3 मॉलिक्यूल, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल। ओके, अब इसका जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, बोरॉन। मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ पे मैं बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर कितना है, 5। ओके, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल में यस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में मैंने आपको बोला था फर्स्ट शेल में सिर्फ यस सब शेल होती है, सेकेंड में यस और पी होती है, थर्ड में यस पी डी होती है, और फोर्थ में यस पी डी एफ, ऐसी 4 सब शेल होती है। हर सब शेल में इलेक्ट्रॉन का अकोमोडेशन जो लिमिट है वो अलग अलग है। यस सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 या 2, पी में 1 से लेके 6 तक, डी में 1 से लेके 10 तक, और एफ में 1 से लेके 14 तक। ठीक है, मतलब उसका एक लिमिटेशन है, उसके बाद वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंट्री नहीं कर सकते, उसके लिए उसे आगे जाना होता है, अगली शेल में या फिर अगली सब शेल में उसे एंट्री करनी होती है। अब फर्स्ट शेल में यस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए। ओके, अब बचे 5 में से 2 चले गए तो 3। ओके, सेकेंड शेल में यस सब शेल होती है और पी सब शेल होती है, तो मैंने अब लिख लिया। अब जो 3 है उसमें से पहला और दूसरा चला गया, यहाँ पे तीसरा और चौथा 2 चले जाएंगे। ओके, और एक बचता है तो वो कहाँ पे जाएगा, पी में जाएगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। अब वैलेंस शेल कौन सी है इसमें, वैलेंस शेल बोला हूँ मैं, सब शेल नहीं। शेल मतलब सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ जो होगी वो। अब यहाँ पे वैलेंस मतलब लास्ट वाली शेल जो है वो सेकंड है, उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन मैं इस तरह से बॉन्डिंग दिखा देता हूँ, 1 2 3, चलेगा। लेविस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 डॉट दिखा है, सपोज ये 3 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास। अब फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, फ्लोरीन का 9। ओके, सेम मैं वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। देखिए, फर्स्ट शेल में यस सब शेल में 2, सेकंड में यस में 2, और सेकंड में पी में कितने, 6। कितने हो गए, 2 और 2 4 और 6 10 हो गए, मतलब अपने पास 9 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे 6 की जगह पर कितना रहेगा, 5 रहेगा। ओके, टोटल हो गए आपके 9 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी वैलेंस शेल कौन सी है, यहाँ पे भी सेकेंड शेल। ठीक है, जिसमें 2 और 5 कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन है। सपोज मैं यहाँ पे फ्लोरीन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉन जो है मैं डॉट से दिखाता हूँ। देखिए, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बोले मैंने, 2 और 5 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने, 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का यहाँ पे शेयरिंग करेगा बोरॉन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। ओके, अब देखिए यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने जा रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसके पास जो 7 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बाद अगर मैंने ऐसे देखा तो फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। ओके, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, खुद के 7 और बोरॉन का 1। ओके, सेम इसी तरह इस फ्लोरीन के बारे में भी हमने देखा तो 7 और 1 इसके भी 8 हो जाएंगे, और इधर इसके बारे में भी देखा तो हमने ये भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब फ्लोरीन की जो पोजीशन है वो फ्लोरीन यहाँ पे ऑक्टेट रूल ओबे करता है। लेकिन फ्रेंड्स, बोरॉन के बारे में अगर हम आपने देखा, ये बोरॉन है, इसके खुद के 3 इलेक्ट्रॉन है और हर एक फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर अगर करता है तो क्योंकि इसके पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सकता है। आप कहेंगे यहाँ पे बहुत से इलेक्ट्रॉन है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? नहीं, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही बॉन्ड फॉर्म हो गए। अब इसके पास 1 है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, इधर का 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 और 1, मतलब खुद के 3 और यहाँ पे 1 1 1, ऐसे 3 और 3 6। मतलब फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन सेंट्रली लोकेटेड जो बोरॉन है उसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। मतलब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती, अभी भी उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब फ्लोरीन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन बन गए, ऑक्टेट ओबे करता है, लेकिन सेंट्रली लोकेटेड जो बोरॉन है उसके पास सिर्फ खुद के 3 और शेयरिंग के 3, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, फिर भी वो स्टेबल है। ओके, यह बात ऑक्टेट रूल ये बात एक्सप्लेन नहीं करता कि बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो कैसे स्टेबल है। ओके, ऐसे एक एग्जांपल और अगर हमने देखा, सपोज BeCl2 या फिर BeF2, कौन सा भी मॉलिक्यूल लेंगे हम। ओके, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल हमने। ओके, सिंपली यहाँ पे देखिए, अब पहले कौन है? Be, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यहाँ पे Cl, उसका इलेक्ट्रॉनिक। B के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बेरिलियम, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 4। ओके, क्लोरीन का कितना है? 17, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम देखेंगे। फर्स्ट शेल में यस में 2 और सेकंड में यस में 2। P तो खाली रहेगी, P है लेकिन खाली है क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए। ओके, उसकी सेकंड शेल कितनी, कौन सी है? सेकंड, उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ओके, यहाँ पे क्लोरीन का अगर हमने देखा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितने? यहाँ पे देखो 2 और 2 4 हो गए और 6 10 और 2 12 और कितने बचेंगे? सिर्फ 5, मतलब टोटल हो गए 17। देखिए अब यहाँ पे वैलेंस शेल कौन सी है? अभी थर्ड वैलेंस शेल जो है, मतलब लास्ट वाली शेल जो है, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है 7। मतलब यहाँ पे बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। ओके, अब अगर मैंने यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर निकाला, बेरिलियम, ओके, उसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, सपोज मैंने इस तरह से यहाँ पे लोकेट किए। ओके, और क्लोरीन के जो 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन और क्लोरीन, सपोज 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब देखिए, जब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, इसमें और इसमें अट्रैक्शन रहेगा, इधर भी इसमें, दोनों में अट्रैक्शन रहेगा। अगर मैं इस तरह से सोचता हूँ तो क्लोरीन के खुद के 7 और 1 8, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, इधर भी सेम, खुद के 7 और 1 8। अगर मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन बेरिलियम का अगर हमने देखा तो खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इधर 1 और इधर 1। मतलब इस तरह से अगर मैंने उसको रिप्रेजेंट किया तो ये 2 और 2 4, कितने हो गए? 4, मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेरिलियम के सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है कितने? 8। मतलब ऑक्टेट रूल क्लोरीन ओबे करता है लेकिन बेरिलियम ओबे नहीं करता, और इसलिए यह मॉलिक्यूल
फॉर्म होते वक्त भी ऑक्टेट रूल को फॉलो किया नहीं जा रहा है, फिर भी ए नेचर में स्टेबल है। तो यही लिमिटेशन मैं बता रहा हूँ ऑक्टेट रूल के बारे में, एक लिमिटेशन है कि कुछ मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करके फिर भी वो नेचर में स्टेबल कैसे है। ऑक्टेट रूल को ऑक्टेट रूल ने हमें ये बताया नहीं, ठीक है, ओके। अब ए हो गया इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब सेकंड हम देखेंगे, सेकंड वन जो है, दूसरा लिमिटेशन जो है एक्सपांडेड ऑक्टेट। क्या है एक्सपांडेड ऑक्टेट? एक्सपांडेड ऑक्टेट, अब देखिए इनकम्प्लीट मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, और एक्सपांडेड मतलब एक्सपांड हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे हम एक्सपांडेड ऑक्टेट। फॉर एग्जांपल, हम डायरेक्ट एग्जांपल देखेंगे, आपको ध्यान में आएगा। सपोज मैंने PCl5 मॉलिक्यूल कंसिडर किया, PCl5, ठीक है। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम। P मतलब फॉस्फोरस, कितने इलेक्ट्रॉन है? 15, ठीक है। आप सभी को पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है, कम से कम पहले जो 50 है या फिर कम से कम जो पहले 30 है, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक, ठीक है, आपको उन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। अब फॉस्फोरस का जो है वो 15 है, क्लोरीन का 17 अभी हमने ऊपर देखा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूंगा तो फॉस्फोरस का फर्स्ट शेल, उसमें यस में 2, सेकेंड में यस और पी होती है, यहाँ पे यस में 2 की लिमिट है, पी में 6 की लिमिट है, टोटल हो गए 10, बाकी है 5। थर्ड में एस में 2, कितने हो गए? 12, सिर्फ 3 बाकी है, मतलब थर्ड में जो पी है उसमें 1 से लेके जो 6 तक है, लेकिन अपने पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बाकी है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैं 3 लिखूंगा, ठीक है। क्लोरीन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, मतलब ये दोनों में वैलेंस शेल कौन सी है? थर्ड, ओके। लेकिन सिर्फ फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, और इस क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 7। अब देखिए मैं स्ट्रक्चर निकालता हूँ। यहाँ पे ये फॉस्फोरस है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्लोरीन के जो 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब शेयरिंग कितने बॉन्ड होने वाले हैं? 5। देखो अब क्लोरीन के जो 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, अब मैं पेयर के हिसाब से 2 2 2 6 हो गए, और एक 7 इलेक्ट्रॉन लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन के हमने 7 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, ओके, और फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन डॉट किए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो देखिए क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर किया उसने तो उसके हर एक के 8 हो जाएंगे, मतलब एक का मैं दिखाता हूँ, ये 7 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड में ऐसे फॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है। शेयरिंग करने के बाद इस तरह से अगर आपने कंसीडर किया तो हर क्लोरीन के बारे में अगर आपने देखा तो खुद के साथ और एक फॉस्फोरस का ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, मतलब क्लोरीन का जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होती है, ठीक है। अब फॉस्फोरस के बारे में देखिए, फॉस्फोरस के पास खुद के कितने हैं? 5, और हर क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो कितने हो गए? 5 और 5 10, मतलब फॉस्फोरस के पास वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन बनते हैं।
पहले एग्जाम्पल में हम देख रहे थे कि यहाँ पे बेरिलियम के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 8 की जगह पे 10 हो गए, मतलब यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे एक्सपांडेड ऑक्टेट। आ गया ख्याल में? ऊपर था इनकम्प्लीट ऑक्टेट और यहाँ पे है एक्सपांडेड ऑक्टेट, ये भी लिमिटेशन है। ओके, आप H2SO4 मॉलिक्यूल देखेंगे, H2SO4। ओके, उसका मैं सिंपली स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको। सल्फर, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सल्फर जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने देखा तो 16। ठीक है, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p कितने? 4, 2 और 2 4 10 और 16। ठीक है, मतलब वैलेंस शेल कौन सी है? थर्ड। उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। जैसे कि फॉस्फोरस में 5 थे वैसे ही अब इसके पास 6 है। अब ये सल्फर अगर मैंने ऐसे डॉट किया, 6 इलेक्ट्रॉन मैं इस तरह से दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे एक सल्फर तो हो गया, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 1s हाइड्रोजन का 1s1। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 16 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 10 और 2 12 और बचे 4 3p4। सॉरी, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के जो 8 इलेक्ट्रॉन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s2 2s2 और 2p4। हम आगे चले गए 2p4। अब देखिए इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सेकंड शेल में सिर्फ कितने? 6। ओके, यहाँ पे सल्फर के भी 6 है लेकिन उसके थर्ड शेल में है, और यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का अगर मैंने यहाँ पे दिखाया तो देखिए इसके 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन में यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखाता हूँ, उसका 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन दिखाता हूँ, उसका 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सल्फर के ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एक बॉन्ड फॉर्म होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एक एक बॉन्ड फॉर्म होता है। मतलब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के बारे में हमने देखा तो खुद के 6 और यहाँ का 2, मतलब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। सेम इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। यहाँ पे खुद के 6, इधर 1 और इधर 1, मतलब 6 और 2 8। सेम यहाँ पे भी 8, दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। हाइड्रोजन के बारे में पहली शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं, मतलब खुद का 1 और इसका 1, मतलब इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, तो ये डुप्लीट ऑक्टेट नहीं बोलेंगे हम, इसे हम डुप्लीट बोलेंगे, मतलब यहाँ पे भी हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन सल्फर के बारे में अगर देखा तो सल्फर के खुद के 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 शेयरिंग है, 7 8 9 10 11 12, मतलब सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि फॉस्फोरस के पास यहाँ पे 10 थे, यहाँ पे सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये भी एक्सपांडेड ऑक्टेट दिखाता है और ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ऑक्टेट रूल के 2 लिमिटेशन देखे हैं। पहला, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ओके, सेकेंड वन, एक्सपांडेड ऑक्टेट। ठीक है, अब थर्ड वन देखेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन। ओके,
फॉर एग्जाम्पल ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? ऑड आपको पता है, विषम जिसे हम कहेंगे. सम आणि विषम असे दोन प्रकार असतात. ओके, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 या ज्या संख्या आहेत या समसंख्या आहेत, बरोबर आहे. आणि 1, 3, 7, 5, 9, 13, 11, 15 या ज्या आहेत त्या विषम संख्या आहेत. ओके, या ठिकाणी आपण ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ही एक लिमिटेशन पाहणार आहोत. फॉर एग्जाम्पल NO मॉलिक्यूल. ओके, वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है किसी मॉलिक्यूल के किसी एटम में, सेंट्रली लोकेटेड एटम में, तो उसे हम ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहेंगे. ठीक है, अब NO का एग्जाम्पल हम देखेंगे. देखिए नाइट्रोजन, उसके पास इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर क्या है? 7. ऑक्सीजन 8. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम फिर से रिपीट करेंगे. N फर्स्ट शेल यस सबशेल में 2, सेकेंड शेल यस सबशेल में 2, सेकेंड में और P भी है, उसमें कितने? 2 और 2 4 चले गए, बचे हैं सिर्फ 3. मतलब वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 3 5. ओके, ऑक्सीजन के पास 1s2, 2s2, 2p कितने हैं? टोटल 8 है. तो 2 और 2 4, मतलब यहाँ पे 4 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए. 2 और 4, वैलेंस शेल कौन सी है? सेकंड, उसमें 2 और 2 4 6 इलेक्ट्रॉन. ओके, अब NO का स्ट्रक्चर हम देखेंगे. देखिए N, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन उसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5 6. अब देखिए यह हमें नाइट्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें डबल बॉन्ड फॉर्म होने वाला है. ठीक है, NO मॉलिक्यूल नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे हम कहेंगे, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है. N और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है. ठीक है, तो यहाँ पे अब नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है. अब ऑक्टेट रूल अगर देखा तो हमने, देखिए ऑक्सीजन के पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के अगर उसने शेयर किए, ठीक है, अगर मैंने इस तरह से उसको व्यू किया तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे. 6 और 2 8, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है. लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं हम देखते हैं. नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5, ओके, और ये 2 शेयरिंग किए हुए 6 और 7, मतलब नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. इसके पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है. शेयरिंग करने के बाद बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, और उसमें एडिशन यहाँ पे इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, मतलब 8 ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. इसे हम कहेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल. तो ऑक्टेट रूल इसको एक्सप्लेन करने में फेल हुआ है कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हुए भी वो स्टेबल कैसे है, क्योंकि ऑक्टेट रूल ने कहा है कि हमेशा जब मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो जितने भी कंट्रीब्यूटिंग एटम्स है उस मॉलिक्यूल में, यहाँ पे सिर्फ अब 2 है. सपोज H2SO4 था तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन थे. मतलब टोटल जितने भी एटम है सभी एटम के पास सम नंबर, मतलब उसमें हम ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 7, मतलब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे भले ही 8 है लेकिन यहाँ पे 7 है. ये एक्सप्लेन करने में ऑक्टेट रूल फेल हुआ है. ठीक है, वैसे एक और एग्जांपल आपको बताऊंगा, NO2. ओके, NO2. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारे सामने है, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिखूंगा NO2. ऐसे हम 2 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिखा दो. ये देखो नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, ऐसे मैंने ड्रॉ किए. ऑक्सीजन के में 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे डॉट करता हूँ. ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें डबल बॉन्ड हो गया और इसमें सिंगल बॉन्ड हो गया. देखिए अभी.
अब यहाँ पे ऑक्सीजन के खुद के 6 और यहाँ के 2, मतलब क्या हो गए, इसके पास 8 है, कंप्लीट है। देखिए अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास खुद के 5, 6 और 7 और इधर का 8 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है, इधर के 2 शेयरिंग के तो कितने हो गए, 7, और इधर का 1 शेयरिंग किया तो 8, मतलब इस कंडीशन में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ऑक्सीजन का देखिए 1 2 3 4 5 6 और इसके साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसलिए टोटल हुए 7, मतलब इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो जब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है तो इसकी जगह पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो ऑक्सीजन की है वो ज़्यादा है। फ्रेंड्स देखिए अभी यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की कंपेयर में ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है। ओके, अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ठीक है, दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो उस पर एक निगेटिव चार्ज, सपोज यहाँ पे मैंने इस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप किया और वो इलेक्ट्रॉन मैंने इधर दिखा दिया, हाँ, इसको वैनिश है ऐसा समझिए, ये इलेक्ट्रॉन मैंने इधर दिखाया, तो अभी क्या हो गया, यहाँ पे खुद के 6 इलेक्ट्रॉन थे। ओके, एक इलेक्ट्रॉन इधर आने के बाद 7 हो गया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है, मतलब अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। सेम इस तरह से, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो 2 बचे थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया था, अब 2 की जगह सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है, मतलब इसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर जाने के बाद इसने एक इलेक्ट्रॉन लेने के वजह से इस पर एक निगेटिव चार्ज बन गया और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, इसलिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बन गया। मतलब NO2 का अगर हम रियल स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से होता है, ध्यान में रखिए, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, या फिर हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अब ए भी क्या बन गया, ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन। ओके, थर्ड लिमिटेशन, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, हमने 2 एग्जांपल लिखे। ओके, ऐसे ही बहुत से मॉलिक्यूल हैं जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं अपनी वैलेंस शेल में। और फोर्थ लिमिटेशन हम देखेंगे वो है शेप एंड ज्योमेट्री। शेप एंड ज्योमेट्री, octet rule fails to explain the shape and geometry of resulting molecule during their formation. Okay, किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होता है, फॉर एग्जांपल हम सीखने जाएंगे आगे, मीथेन मॉलिक्यूल जो है फ्रेंड्स, उसका जो शेप है वो इस तरह से है, ध्यान में रखिएगा। ओके, मतलब ये जो शेप है इसे हम ऑक्टाहेड्रल शेप कहेंगे, इसे हम ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं, ठीक है। तो सॉरी, टेट्राहेड्रल शेप कहेंगे। ओके, तो ये जो टेट्राहेड्रल शेप है ये हमें VBT मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया है कि इसका जो शेप है ये टेट्राहेड्रल है। सपोज BeCl2 मॉलिक्यूल हमने देखा, उसका जो शेप है वो लीनियर है, इस तरह से वन लाइन में है, मतलब सेंट्रली बेरिलियम है और उसके एग्जैक्ट सामने क्लोरीन है, मतलब ये जो बॉन्ड एंगल है वो 180 एंगल, ठीक है, मतलब इसे हम लीनियर मॉलिक्यूल कहेंगे। ओके, लीनियर मॉलिक्यूल। ओके, कोई मॉलिक्यूल ऐसा भी होता है ट्राइगोनल, फॉर एग्जांपल BF3 मॉलिक्यूल हमने देखा था, देखिए BF3। ओके, अब एक कैसे हो गया, एक बॉन्ड ऐसे इस तरह से 3 बॉन्ड है, मतलब हमने अगर ऐसे देखा तो इसका जो बॉन्ड एंगल है कितना रहेगा, 120, 120, 120, 120, मतलब कितने, 360, मतलब ये जो बॉन्ड एंगल है 120 है, मतलब ये ट्रायंगल हो गया, इसे हम ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल कहेंगे। मतलब ये जो कुछ मॉलिक्यूल है उसके जो शेप है, हर मॉलिक्यूल का एक अपना पर्टिकुलर शेप होता है, ये हमें VBT में बताया जाएगा। ओके, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो उसे ये जो है ये ऑक्टेट रूल ने ये हमें बताया नहीं कि जो मॉलिक्यूल फॉर्म होने जा रहा है उसका शेप कैसे रहेगा, उसकी ज्योमेट्री कैसे रहेगी। ऑक्टेट रूल इसके बारे में फेल हुआ है, मतलब ये भी उसका एक लिमिटेशन है। ओके, 5th नंबर का जो लिमिटेशन है वो है एनर्जी। जिस तरह से ऑक्टेट रूल
मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री बताने में असमर्थ है, उसी तरह मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है बॉन्ड फॉर्म होने के बाद, जो मॉलिक्यूल अपना फॉर्म होने जा रहा है उसकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी पहले से, या फिर उसकी एनर्जी कितनी रहेगी, ये ऑक्टेट रूल ने हमें बताया नहीं। मतलब ये भी उसका एक लिमिटेशन है। ठीक है, मतलब ऑक्टेट रूल फेल्स टू एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग मॉलिक्यूल। एंड लास्ट वन इज द लास्ट लिमिटेशन इज रिएक्टिविटी। Okay, octet rule also fails to explain the difference in the reactivity of different molecule। अब यहाँ पे हमने बहुत से मॉलिक्यूल देखे हैं, इनमें जब इसकी रिएक्शन होती है किसी और मॉलिक्यूल के साथ, तो वो रिएक्शन होते समय उसकी जो रिएक्टिविटी है किसी मॉलिक्यूल, सपोज ए मेरे पास रिएक्टेंट है, ओके, वो बी के साथ रिएक्ट होने जा रहा है, सपोज वो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल हमें ए बी देने वाला है, तो ए की जो रिएक्टिविटी है वो बी के साथ, या फिर अगर मैं और उसके जो वजह उसकी जगह पे अगर मैंने सी लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए सी बनेगा। तो ए की रिएक्टिविटी बी के साथ और सी के साथ कम है या ज़्यादा है, ये जो डिफरेंस है वो ऑक्टेट रूल में बताया गया नहीं। मतलब एकदम समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज ए और बी को कंबाइन होने के लिए या फिर रिएक्ट होने के लिए, मतलब ए बी फॉर्म होने के लिए सपोज 2 मिनट लगते हैं, ओके, उसी जगह पर सी के साथ उसको 5 मिनट लगेंगे। तो ये जो डिफरेंस है इसकी रिएक्शन और इसकी रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी जो है, ए की रिएक्टिविटी बी और सी के साथ, ये जो है इसके बारे में ऑक्टेट रूल ने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया। मतलब विच फेल टू एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल अल्सो। मतलब यहाँ पे हमने 5 लिमिटेशन देखे फ्रेंड्स। पहला है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दूसरा है एक्सपांडेड ऑक्टेट, देन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, देन शेप ऑफ ज्योमेट्री, एनर्जी एंड रिएक्टिविटी। टोटल 6 लिमिटेशन हमें अपने सिलेबस में दिए गए हैं, ये हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए है बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कुछ यहाँ पे समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।